प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 5वां अध्याय पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा 2 कविताएं यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेंगी, उत्साह और अट नहीं रही है। इससे पहले हम इनका जीवन परिचय जानते हैं। आइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से अर्थात खुद अध्ययन से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्ययन करने वाले थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा का प्रभाव रहा है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत लगातार संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय, न भूलने योग्य है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला रचनावली के नाम से 8 खंड हैं। इनमें इनका संपूर्ण साहित्य हमें मिलता है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद के प्रयोगकर्ता हैं निराला जी। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। यहाँ हमें 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। इनके बारे में जानते हैं कि इन कविताओं के माध्यम से कवि ने हमें क्या संदेश, क्या सीख देना चाहा है। आइए। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान होता है बुलाना, बुलावा देते हैं, हम बारिश को बुला रहे हैं, जो बादलों को संबोधित है। ये जो गीत है बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन की व्यापकता और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में भी देखते हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फाल्गुन महीने की मादकता को प्रकट किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो फाल्गुन का महीना, मार्च अप्रैल का जो महीना है, होली के समय जो फाग खेली जाती है, तो यहाँ हमें उत्साह कविता, ये रही छोटी सी उत्साह कविता, और अट नहीं रही है, ये रही छोटी सी अट नहीं रही कविता। कुछ हमें यहाँ पर प्रश्नाभ्यास हैं दोनों ही कविताओं से, और ये कुछ शब्द संपदा है जिसे हम देख लेते हैं। धाराधर होते हैं बादल, धारा को धारण करने वाले, अर्थात जल की धारा को धारण करने वाले होते हैं बादल।
उन्मन कहीं मन न टिकने की स्थिति या अनमनापन उन्मन कहलाता है। निदाघ होता है गर्मी। सकल माने सब या सारे। आभा होती है चमक। वज्र, वज्र का अर्थ है कठोर या भीषण। अटने का मतलब है समाना। अट नहीं रही है अर्थात जो शोभा है वो समा नहीं रही है। पाट पाट जगह जगह। पाट पाट जगह जगह। शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। पट माने समा नहीं रही है। तो ये कविताएं हैं। आइए इनको हम विस्तार से आगे पढ़ते हैं। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले गुंगराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विधुत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के, निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ बादलों को संबोधित किया गया है कि हे बादलों, तुम गरजो और घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। हे धाराओं को धारण करने वाले बादलों, तुम उमड़ घुमड़ करके आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले गुंगराले, और तुम कोमल कोमल काले काले गुंगराले छोटे बच्चे के बालों जैसे, बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की कल्पना कैसे तुम पाले हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे अंदर विद्युत की सी छवि है, एक कवि की सी कल्पना है, तुम नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है, कठोर वज्र छिपा हुआ है, तुम नूतन कविता का निर्माण करने वाले हो। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादलों तुम गरजो। विकल विकल उन्मन, बेचैन बेचैन और उन्मुने जो लोग हैं, थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन, इस विश्व के जो ताप से गर्मी से जो उन्मुने हुए पड़े हैं लोग, उन सब में तुम अज्ञात दिशा से अनंत रूप में आओ और तपती हुई इस धरा को जल से फिर शीतल कर दो। हे बादलों तुम गरजो। हम यहाँ पर भावार्थ ले लेते हैं। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले गुंगराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। वज्रपात होता है बिजली की चमक, बिजली का गिरना। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजें और बरसें और सारी धरती को तृप्त करें, उसकी प्यास को बुझाएं। तो इतनी प्यारी कविता है निराला जी की, जिसमें बादलों को संबोधित करके उन्हें पृथ्वी पर जल बरसाने के लिए आह्वान किया गया है। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही का अर्थ होता है समा नहीं रही है, अर्थात फाल्गुन महीने की जो शोभा है, शोभाश्री है, वो समा नहीं रही है। जिस तरह से घड़े में पानी डालें और घड़ा फुल भर जाए, अब उसमें पानी समा नहीं रहा है, उफन रहा है। इसी तरह से फाल्गुन महीने की जो शोभा है वो भी अब समा नहीं रही है। एक बार कविता पाठ करते हैं। अट नहीं रही है
आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो ये कविता थी, इसका हम भावार्थ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने फाल्गुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फाल्गुन महीने का मानवीय रूप से उन्होंने वर्णन किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, मानो फागुन के सांस लेने पर, फागुन महीने के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाह कर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचों, वन उपवनों सभी के पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यहीं लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर किनारा नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। तो ये कविता हुई। अब हम इनके प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न देखते हैं। उत्साह कविता से जो प्रश्न हैं उन्हें हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो प्रश्न का उत्तर है, निराला क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे। इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए न कहकर गरजने के लिए कहा है। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध को दर्शाता है। बदलाव तभी होगा जब उमड़ घुमड़ करके जोर जोर से बारिश बरसेगी। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह एक भाव है, तो उत्साह कविता का शीर्षक क्यों रखा गया है? इसका जवाब है, कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है, पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। जो बादल है वो पानी को बरसा करके सबकी प्यास बुझाते हैं और उन्हें सुखी बनाते हैं। दूसरा है, गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। गर्जन से क्या होता है? क्रांतिकारी चेतना जागृत होती है और नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। तो बादल जो है बारिश होने से अंकुर जो है अंकुरित होते हैं और अपना उनका जो जीवन है वो विकसित होता है, हरियाली सब और फैल जाती है। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नांद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नांद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। उत्तर है, कविता की इन पंक्तियों में नांद सौंदर्य अर्थात गूंज का जो सौंदर्य है वो मौजूद है। पहला है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। यहाँ घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है क्रम से। घ वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है।
दूसरे यहाँ भी ललित ललित काले गुंगराले, ललित ललित काले गुंगराले, तो इन पंक्तियों में नांद सौंदर्य है। बाल कल्पना कैसे पाले। और तीसरी लाइन है विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि उर्मे। और चौथा है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो यहाँ नांद सौंदर्य है इन पंक्तियों में। अब अट नहीं रही जो कविता है उससे जो प्रश्न है उन्हें हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। अंदर के जो भाव हैं उनका बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। क्योंकि स्वयं निराला जी एक छायावादी कवि हैं। उत्तर है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। पंक्तियां हैं, आभा फाल्गुन की तनसट नहीं रही है, आभा फागुन की तनसट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ये वो पंक्तियां हैं जिनमें कवि ने जो आंतरिक भाव हैं उनको बाहरी दुनिया से जोड़ा है। दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। उत्तर है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। जैसे, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है, डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं और बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना अब मुश्किल जान पड़ता है। वो एकटक होकर के प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहे हैं। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो फागुन में प्रकृति की जो शोभा है अपने चरम पर होती है, उच्चता पर पहुंच जाती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। और पांचवा प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताइए। अर्थात उत्साह और अट नहीं रही है दोनों कविताओं के आधार पर हमें इनके काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है। कविता लेखन का जो कौशल है उसके बारे में बताना है। उत्तर है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं, दोनों कविताओं में उन्होंने प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया है, उनके अंदर मन के जो भाव हैं उनको प्रकट किया है और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं, तो दूसरी कविता में कवि फागुन से बात कर रहे हैं। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, फागुन से बात हुई है ना। अगला है, कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग खूब हुआ है। अगला है, गीत शैली का प्रयोग हुआ है, लयबद्धता यहाँ पर साफ दिखाई पड़ती है। दोनों कविताओं में गीत है और अनुप्रास रूपक यमक तथा
उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया है। यहाँ ये हमारे सभी अभ्यास प्रश्न भी पूर्ण होते हैं। इति श्री। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस अध्याय की संपूर्ण PDF प्रश्नोत्तर और भावार्थ सहित मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।